हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इन वन हैंड। तो आज हम लोग बिजनेस सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके पहले वीडियोस में मैंने मैनेजमेंट के पहले चैप्टर को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने फीचर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स और ये बहुत कुछ हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ओर। तो इसमें हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल्स होता क्या है, कैसे वो मैनेजर को हेल्प करता है मैनेजमेंट करने में, और साथ ही साथ हम लोग प्रिंसिपल्स भी देखेंगे फेयल और टेलर्स के। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है इसमें, प्रिंसिपल्स होता क्या है। पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल होता क्या है। तो प्रिंसिपल्स क्या होता है, एक गाइडलाइन होता है जो कि हेल्प करता है मैनेजर को क्या करने में, मैनेजमेंट को करने में इजी तरीके से। मैनेजमेंट को हेल्प करता है कौन, प्रिंसिपल्स को, ताकि वो बेटर डिसीजन सही टाइम पे ले पाए। ठीक है, प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइन होता है जो रास्ता दिखाता है मैनेजर को ताकि वो मैनेजमेंट सही से कर पाए। ठीक है, दैट्स इट। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या इसके नेचर क्या होता है, फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसा होता है वही जानेंगे। प्रिंसिपल्स के बारे में ही जानेंगे हम लोग कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं कैसे होते हैं। पहला क्या है, ये जनरल गाइडलाइन बता दिया हूं मैं। जनरल गाइडलाइन मतलब सबके लिए, हर एक मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए जहां भी मैनेजमेंट यूज होता होगा वहां पे ये गाइडलाइन यूज किए जाते हैं, उसके प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं। तो जनरल गाइडलाइन है, गाइडलाइन मतलब जो आपको गाइड करता है, ठीक है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है ताकि आप सही टाइम में सही डिसीजंस को ले पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इट मींस क्या है, ये परवेसिव है। क्या है ये, परवेसिव। ये पढ़ चुके हैं हम लोग मैनेजमेंट में ही। मैनेजमेंट भी क्या था, एक परवेसिव पार्ट था, मतलब एक फंक्शन था। वैसे ही हम लोग का प्रिंसिपल्स भी जो है ना वो परवेसिव है, मतलब ये हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब ये हर एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह ही हम लोग प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी यूज करते हैं। मैनेजमेंट भी परवेसिव है तो उसके प्रिंसिपल्स भी क्या हुए, परवेसिव हुए ना। तो ये यहां बोल सकते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन, या फिर आप लिख सकते हैं परवेसिव। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। बहुत इजी है। अच्छा, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से क्या बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडलाइन है, मतलब कोई इस रास्ते पे चल चुका है तो वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसे चलना है करके। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जो ये गाइडलाइन बनाया गया है, कैसे बनाया गया, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब पहले कोई इस पे प्रैक्टिस कर चुका है, साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट भी कर चुका है कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही ये गाइडलाइन बन जाता है सबके लिए, मतलब जनरल बन जाता है। ठीक है, तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ताकि वो इजीली तरह से सब लोग उसको फॉलो कर सके। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं कैसे होते हैं, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल। बहुत इजी है, मतलब कि फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, रिजिड नहीं होता है। मतलब जैसा प्रॉब्लम आएगा उस हिसाब से हम लोग प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब इसी प्रिंसिपल को यूज करना है एट दैट टाइम, ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी किस तरह का प्रिंसिपल आपको यूज करते हैं और कब तक यूज करना है, डिपेंड करता है वहां के मैनेजमेंट प्रोसेस पे। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेनली बिहेवियरल, मतलब इट मींस बिहेवियर। ओके, मतलब क्या करता है, ये बिहेवियर पे अफेक्ट करता है, किसके, मैनेजमेंट के। अच्छा, प्रिंसिपल्स क्या करता है, आपको एक सोच प्रोवाइड करता है, आपको एक अंदर से कैपेसिटी देता है सोचने का, ताकि आप सही टाइम पे सही डिसीजंस को ले पाए। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके बिहेवियर पे अफेक्ट कर रहा है, ना कि आपके किसी और चीज पे। मतलब ऊपर ये ज्ञान नहीं दे रहा आपको, अंदर मतलब एक तरह से इंटरनल आपको मोटिवेशन दे रहा है, इंटरनल सपोर्ट दे रहा है, जिसके मदद से आप क्या हो रहा है, डिसीजंस को ले पा रहे हैं। तो आपके ये बिहेवियर पे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपके बिहेवियर पे अफेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या बोला गया है इसको, मेनली बिहेवियर। मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो मैनेजर के बिहेवियर पे अफेक्ट करता है। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या होता है, डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग दवाई खाते हैं, कैसे खाते हैं, हम लोग का मतलब प्रॉब्लम देख के, मतलब कैसा क्या प्रॉब्लम है उसको देख के दवाई खाते हैं। जस्ट लाइक दैट भी यहाँ पे प्रिंसिपल्स जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो प्रॉब्लम को देखते हुए, कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या प्रॉब्लम है और अगर हम लोग इस प्रिंसिपल को यूज करते तो क्या उसका इफेक्ट आएगा, दोनों को समझ के साइंटिफिकली हम लोग प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करते हैं अपने कंपनी में। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्या है आपका, लास्ट कंटिंजेंट। ये भी मेन पॉइंट है। इसमें क्या बोला है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, डिपेंड अपॉन सिचुएशन,
मतलब जैसा सिचुएशन होगा वैसा प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड अपॉन सिचुएशन, कंपनी का जो सिचुएशन होगा, कंपनी का जो हालात होंगे, उसके हिसाब से हम लोग प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पे यह क्या हो गया आपका, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, कुछ भी पूछे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के बारे में तो आपका सेम यही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस के साथ। क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मतलब क्या जरूरत है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इन अ कंपनी, इन अ फर्म, क्यों जरूरत है इसका प्रिंसिपल्स का। अच्छा मैनेजमेंट तो जरूरत है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट के चैप्टर्स में कि मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिना मैनेजमेंट का कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकता। जस्ट लाइक दैट प्रिंसिपल्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनली पॉइंट्स बेसिस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स अगर आप समझ गए तो अंदर कुछ ना कुछ तो आप एग्जाम में लिख ही दोगे ना, तो ओनली पॉइंट्स ही याद करिएगा आप लोग भी। ठीक है, और एग्जाम से कुछ दिन पहले बस अंदर हल्का रीड कर लेना तो आपका कवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। साफ साफ लिखा है कि मैनेजर को ये यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, इनसाइट इनटू रियलिटी, मतलब ये रियलिटी को देखने में, मतलब पहचानने में, एक्चुअल में चल क्या रहा है ना, सिचुएशन के डीप में जाने में हेल्प करता है। कौन, प्रिंसिपल्स। अगर उसको हर एक प्रिंसिपल का नॉलेज होगा, मतलब प्लस एक्सपीरियंस होगा उसका अपना खुद का, तो उसको मालूम चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम अराइज कहां से हो रहा है। तो वो अराइज जहां से प्रॉब्लम होगा वहां से वो सॉल्व कर पाएगा उस चीज को। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या करता है, गाइडलाइन है जो कि मैनेजर को हेल्प करता है कि वो अपने रियलिटी को, मतलब जो सिचुएशन कंपनी में चल रहा है ना, उसको रियल में वो देख पाए और उसको इजीली तरह से सॉल्व कर पाए। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कितना इजी है, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम, यूटिलाइजेशन मतलब यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो मैन या मटेरियल आपके पास है वो रिसोर्सेज कहलाता है। मैन मतलब एम्प्लॉयज, वो भी हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और मटेरियल तो आपके रिसोर्सेज हैं ही। ठीक है, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हो आप। तो हर एक तरह को, हर एक चीज को, हर एक रिसोर्सेज को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। कौन बताता है आपको, प्रिंसिपल्स बोलता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स आपको बता रहा है कि आपको जो भी आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको अच्छे से आप क्या करिए, यूटिलाइज करिए। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, ये आपको हेल्प करता है उसको करने में। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है आपको। प्रिंसिपल्स जो है साइंटिफिक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। इट मींस कॉज एंड इफेक्ट जानने के बाद ही हम लोग डिसीजंस लेते हैं। तो ये पॉइंट इससे रिलेशन है। ठीक है, साइंटिफिक डिसीजन किसको बोलते हैं, साइंस कहां पे इन्वॉल्व है, डॉक्टर लोग साइंस का यूज करते हैं ना, क्योंकि वो देखते हैं कि कॉज क्या है, फिर उसका अगर हम दवाई देते हैं तो इफेक्ट क्या आएगा, सब कुछ सोच समझ के वो लोग करते हैं। जस्ट लाइक मतलब जो भी डिसीजंस लेना है वो साइंटिफिकली लेना है। साइंटिफिकली मतलब कॉज एंड इफेक्ट जानने के बाद ही डिसीजंस को लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइंटिफिक डिसीजंस बन जाएगा। तो प्रिंसिपल हम लोग को हेल्प करता है साइंटिफिक डिसीजंस को लेने में। इजी। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। बहुत इजी है, इतना लंबा जरूरत नहीं है, हम लोग डायनेमिक बोल सकते हैं इसको, डायनेमिक बोल सकते हैं एक वर्ड में। हम लोग का मैनेजमेंट की भी डायनेमिक होता है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी क्या होने चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये कंटिंजेंट है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। तो यही चीज को बस यहाँ पे पॉइंट चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसको समझिए अच्छे से, अगर समझ में आ गया तो इतना रटना नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा क्या बोल रहा है, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, जैसा इन्वायरमेंट को रिक्वायरमेंट है ना उस टाइम में, वैसा ये प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, वैसा हेल्प प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है रिजिड है कि इस टाइम में यही काम करना है आपको, ये फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल से भी ये पॉइंट मिलता है, प्लस डायनेमिक है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है प्लस डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है। तो ये क्या हो गया, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब टॉप लेवल के जितने फंक्शंस हैं, टॉप लेवल हम लोग पढ़ चुके हैं। टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और लोअर लेवल होता है। टॉप लेवल में बॉसेस आते हैं कंपनी के। ठीक है, तो टॉप लेवल जितने भी डिसीजंस लेता होगा ना उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, या ऑफिस का वर्क देख लो, या फिर टॉप लेवल जो जहां प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग होता होगा ना उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो वहां भी हमको प्रिंसिपल हेल्प करता है। तो जहां पे प्लान एंड पॉलिसी बन रहा है वहां भी प्रिंसिपल्स हेल्प कर रहा है, कैसे प्लान बनाना है, पॉलिसी कैसे बनाना है, एम्प्लॉयज को लेके चलना है साथ ही, मतलब एम्प्लॉयज का भी सोचना है, सोसाइटी का भी सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन का भी सोचना है। ठीक है, तो आपको हेल्प करता है डिसीजंस को लेने में, प्लान एंड पॉलिसी को बनाने में। किसको हेल्प करता है, टॉप लेवल का। कौन हेल्प कर रहा है, प्रिंसिपल्स। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस। चलिए तो ये भी हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्या है आपका, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स क्या होता है, सोसाइटी को लेके चलना है, मतलब सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, ऑब्जेक्टिव्स में। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव 3 होते हैं, कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम लोग सोसाइटी के नीड को
ठीक है, पूरा कर रहे थे। ठीक है, तो सोसाइटी का नीड भी है और कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सोसाइटी के नीड को पूरा करना कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कंपनी चल ही रहा है सोसाइटी की वजह से। अगर सोसाइटी नहीं है तो कंपनी कैसे चलेगा? ठीक है, मतलब कस्टमर्स ही नहीं है तो बिजनेस किस बात का, ये बोला जा रहा है। मतलब सोसाइटी ही, मतलब कस्टमर ही किंग पिन होते हैं। ठीक है, मेन किंग माना जाता है। मार्केट का मेन किंग हो गया कौन? कस्टमर। कस्टमर है तो मार्केट है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है। कौन बता रहा है आपको? प्रिंसिपल बता रहा है। ठीक है, मतलब सोसाइटी के नीड्स को पूरा करना है और साथ ही साथ सोसाइटी को लेके चलना है साथ में। लास्ट क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च। बहुत इजी है। क्या बोल रहा है? जो प्रिंसिपल्स है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है किसमें? ट्रेनिंग देने में, एजुकेशन देने में और रिसर्च करने में। किसी भी चीज पे रिसर्च करना, उसको ट्रेंड करता है, उसको एजुकेट करता है। किसको? मैनेजमेंट को। कौन? प्रिंसिपल समझाता है किस टाइम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे डिसीजंस लेना चाहिए। ठीक है, क्या क्या सोच समझ के डिसीजंस लेना चाहिए, आपको प्रिंसिपल्स पहले से गाइड कर देता है, इसलिए इसको गाइडलाइन बोला जाता है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंस भी खत्म हो गया और फीचर्स भी हो गए बहुत ही इजी तरह से। ठीक है, तो इसके बस पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, बाकी और कुछ याद नहीं करना, अंदर में कभी नहीं पढ़ते हैं। डायरेक्टली आप पॉइंट्स याद कर लो, एग्जाम में कुछ इसको बना के जो समझ में आ रहा है इस पॉइंट्स के हेल्प से वही आप बना के लिखोगे उसमें। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्योल के बारे में। फ्योल का 14 प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? फ्योल प्रिंसिपल्स मतलब 2 लोग दिए थे, इसको मिटा देता हूं मैं ताकि इजी रहेगा समझाने में। यहां से मिटाते हैं। तो देखते हैं प्रिंसिपल्स 2 लोगों ने दिए, जैसे कि एक थे हेनरी फ्योल, दूसरे थे FW टेलर। दोनों ही पढ़ने हम लोग को, मतलब इन दोनों के प्रिंसिपल हम लोग को पढ़ने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हेनरी फ्योल से। तो हेनरी फ्योल क्या थे? इंजीनियर थे। ये हम लोग के माइनिंग इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर इन कोल माइनिंग कंपनी। ठीक है, बॉर्न हुए थे फ्रांस में 1841 में और आपके इंजीनियर बन गए कब? 1860 में। 1860 में इंजीनियर बन गए और साथ ही साथ 1844 में 1888 में उस कंपनी के MD बन गए, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए इस कंपनी के। उसी कंपनी में काम करते करते माइनिंग इंजीनियर के पोस्ट पे थे और जब 1888 पे क्या बन गए? वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। अच्छा, जैसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर बने उस टाइम में कंपनी का हालत ही बहुत ही खराब था, मतलब कंपनी बहुत ही लो में जा रहा था, मतलब उसके आउटपुट इतना हो नहीं रहे थे, प्रोडक्शन इतना हो नहीं रहा था, ना ही उन लोगों का सेल हो रहा था। तो उस टाइम में क्या किए? ये अपना प्रिंसिपल्स लगा के, ये अपने जनरल प्रिंसिपल्स को यूज करके इस कंपनी को टॉप मोस्ट लीडिंग बना दिया 10 साल के अंदर। मतलब आफ्टर 10 इयर्स वो कंपनी क्या बन गया? लीडिंग कंपनी बन गया। कैसे? इनके प्रिंसिपल्स के द्वारा। ठीक है, इनके प्रिंसिपल यूज किया, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल यूज किए जिसके मदद से वो कंपनी बहुत टॉप पे चला गया। इसलिए हम लोग को इनके प्रिंसिपल्स को कैरी करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया? 14 प्रिंसिपल्स, ये जो कि ये लिखे हुए हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन, रेम्युनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, एस्पिरिट, डिक्रॉप्स। ये 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए? फ्योल ने दिए। तो हम एक एक करके उसको देखने वाले हैं कि कैसे प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने हम लोग एग्जाम में, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जानते हैं कि प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स को एक एक करके। पहला क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है डिवीजन ऑफ वर्क? इसका मतलब क्या होता है? साफ साफ लिखा हुआ है कि डिवीजन मतलब डिवाइड करना है वर्क को। वर्क क्या होता है? एक बड़े से वर्क होता है, एक बड़ा सा वर्क को डिवाइड करना है हम लोग को पार्ट्स में। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर एक पार्ट को एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करना है। एक पार्ट को एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करना है किसके हिसाब से? उसके क्वालिफिकेशन और इसके स्किल के हिसाब से। मतलब जो उसका क्वालिफिकेशन होगा उस इंडिविजुअल का, साथ ही साथ जो स्किल होगा उसके हिसाब से इस टास्क को बांट देना है। ठीक है, ताकि क्या होगा? वो काम को इजी तरह से कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, ये क्या क्रिएट करता है? स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है। क्या करता है? स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर रहा है, स्पेशलिस्ट बना रहा है, क्योंकि एक काम स्मॉल सा काम दिया गया ना, पूरा वर्क इसको दिया जाता है एक इंडिविजुअल्स को, तो शायद ही कोई मतलब वो काम कंप्लीट कर पाता। इसलिए क्या करता है? ये स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्या आता है? ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ऑथोरिटी क्या बोलता है? ऑथोरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, ऑथोरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क। तो ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, मतलब कोई भी काम करने के लिए पावर चाहिए होता है ना, मतलब ताकि मैं डिसीजंस को ले पाऊं उस समय में काम करते करते। नेक्स्ट क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क, ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क ऑन असाइन्ड टाइम, मतलब जिस टाइम में जो वर्क कहा गया आपको करने के लिए वो आपको करना है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे फ्योल को कहना है कि जो भी ऑथोरिटी आपको गिवन होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको गिवन होगा, वो हमेशा इक्वल रहेगा, मतलब पैरिटी रहेगा, दोनों में इक्वलिटी होना चाहिए। मतलब जितना पावर दिया गया उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा आपको, ठीक है, या जिस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उस हिसाब से पावर मिलेगा आपको। दोनों में क्या होना चाहिए? पैरिटी होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर पावर को ज्यादा दे दिया गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम दिया गया, मतलब पावर बहुत ज्यादा मिला है आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत नाम मात्र मिला है, मतलब बहुत कम मिला है, तो आप क्या करोगे? पावर का मिसयूज करोगे, ठीक है। खाली बैठे हो ना, खाली दिमाग सताना घर बोलते हैं ना हम लोग, जस्ट लाइक दैट। पावर आपके हाथ में है, ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम मिला है तो पावर का मिसयूज करोगे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिल गया है, आप पावर कम मिला है, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा ही नहीं पाओगे, ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। इसलिए क्या होता है, हमेशा जब भी हम लोग काम को बांट रहे हैं तो क्या करेंगे, उसमें जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही क्या करेंगे? इक्वल बांटेंगे। तो ये हम लोग का अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स बोल रहा है। नेक्स्ट क्या आपका? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नाम में ही आंसर है। डिसिप्लिन में क्या बोल रहा है कि आपको जो भी काम करना है कंपनी के अंदर वो डिसिप्लिन में होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब कि एक कंपनी में सेट एक फॉर्मेट बनना चाहिए जिसके तहत सब एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, मैनेजर भी और एम्प्लॉयज सब लोग एक सिस्टम में बांध देना है जिससे वो काम इजी तरह से हो जाए और एम को इजिली हम लोग अचीव कर ले। तो डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि कंपनी को एक डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए कि इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे छुट्टी होगा, इस टाइम पे लंच आवा, ये ड्रेस पहन के आना, ये ड्रेस कोड है, काम करने के दौरान कुछ भी किसी से बात नहीं करना, ये सब डिसिप्लिन जो मैनेजर फॉलो करवाता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन फॉलो करना है। नेक्स्ट क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मतलब क्या होता है? एकता होता है ना, यूनिटी। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? कमांड मतलब ऑर्डर, ठीक है, कमांड मतलब वही जानते हैं ना हम लोग, कमांड करना, ऑर्डर देना। तो यहां क्या बोला है? मतलब जो कमांड देगा, ठीक है, कमांड देगा वो वन बॉस देगा, मतलब कमांड करेगा एक ही बॉस, कमांड करेगा एक एम्प्लॉय को, मतलब एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस कमांड करेगा। इट मींस एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस रहेगा। अगर मतलब कि एक से ज्यादा बॉस नहीं होने चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय कंफ्यूज रहेगा कि इस बॉस का बात सुने के इस बॉस का, मतलब अगर 2-3 बॉस हैं हम लोग के और एक एम्प्लॉय है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, तो वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि वो बात किसका सुने पहले, ठीक है, और कोई भी काम सही तरह से नहीं कर पाएगा। इसलिए यहां बोला गया है, मतलब फ्योल स्ट्रिक्टली बोले हैं इसमें कि आपको मतलब एम्प्लॉयज के ऊपर ओनली वन बॉस होना चाहिए जिसका वो डायरेक्टली बात सुनेगा, ठीक है, एक ही आदमी कमांड करेगा एक एम्प्लॉय को, ये बोला जा रहा एक बार में। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब यूनिटी मतलब एकता, डायरेक्शन मतलब रास्ता ना, डायरेक्शन जिस पाथ पे चलना है हम लोग को। मतलब यहाँ क्या बोला है, जो डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, सबको एक साथ मतलब जाना है एक ही डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में? एम की तरफ। जो कंपनी का एम होगा, जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होगा, उसकी तरफ सब मिल के चलेंगे, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, सब मिलके कहां जाएंगे? कंपनी के एम की तरफ। मतलब एक ही डायरेक्शन मूव करेंगे, ठीक है, सबका मतलब एक ही एम होना चाहिए कंपनी में, ठीक है, सबका अलग अलग एम रहेगा तो कोई उधर जाएगा कोई उधर जाएगा, ठीक है, तो एक ही एम होना चाहिए, ये बोला जा रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्या है आपका? तो लंबा टॉपिक है वाला, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहां क्या बोला है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहां दो इंटरेस्ट का बात कर रहा है, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एक जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। तो बता देता हूं, यहां पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसको बोला गया है? एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को इंडिविजुअल इंटरेस्ट बोला गया है। एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को, मतलब एम्प्लॉय का भी अपना कुछ एक मोटिव होता होगा, कुछ एम होता होगा, तो एम्प्लॉय के एम को या इंटरेस्ट को बोला गया इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और जनरल इंटरेस्ट किसको बोला गया? कंपनी के एम को,
कंपनी के एम को बोला गया है। तो यहां पे क्या बोला, सबऑर्डिनेट करना है। इट मींस ये मैनेजर का काम है कि वो कंपनी के एम को सामने रखे एम्प्लॉयज के एम के सामने, मतलब कि एम्प्लॉय के मन में एम्प्लॉय का एम से पहले कंपनी के एम को दिखाना है। इट मींस एम्प्लॉय को ये समझाना है कि कंपनी का एम पहले है, आपका एम बाद में है। कैसे, मतलब सबऑर्डिनेट कर देना है। कहना है वहां पे कि अगर कंपनी का एम अचीव हुआ तो इनडायरेक्टली आपका भी एम अचीव हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एम्प्लॉय कंपनी के एम की तरफ भागेंगे। ठीक है, तो कंपनी का एम अचीव करना चाहेंगे इस टाइप से। ठीक है, तो कंपनी का एम सबऑर्डिनेट करना है किससे, इंडिविजुअल के एम से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्युनरेशन मतलब क्या होता है, रेम्युनरेशन वर्ड अकाउंट्स का वर्ड है। रेम्युनरेशन इसका मतलब होता है सैलरी और वेजेस। क्या होता है, सैलरी और वेजेस या कमीशन, मतलब जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को फेयर देना है। ठीक है, जितना काम करा रहे हैं उतना सैलरी देना है। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा वर्क करा रहे हैं उसके दुगना पैसा देना है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेशन आता है काम करने का। एक्स्ट्रा काम करने से मोटिवेशन आ रहा है, उसको लग रहा है कि मुझे दुगना पैसा मिल रहा है तो मैं एक्स्ट्रा काम क्यों ना करूं, इस टाइप से। मतलब फेयर सैलरी देना है हर एक एम्प्लॉयज को ताकि मोटिवेटेड रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है आपका, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन नेक्स्ट प्रिंसिपल, ये 8वां प्रिंसिपल है किसका, फ्योल का, जिसमें क्या बोलता है सेंटर और डी सेंटर। एक वर्ड है ना सेंटर, अगर सेंट्रलाइजेशन, सेंटर और डी सेंटर। सेंटर क्या होता है, अगर 3 लेवल्स होते हैं हम लोग के, एक टॉप लेवल, एक आपके मिडिल लेवल, एक आपका लोअर लेवल। ठीक है, अगर क्या होता है कंपनी के मैक्सिमम डिसीजन, अगर सब डिसीजन कौन लेगा, ओनली टॉप लेगा, उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कंपनी के मैक्सिमम डिसीजंस मतलब एक ही हाथ में रहेगा ना, मतलब जो भी डिसीजंस लेगा वो टॉप लेवल लेगा आपका, उसको उस कंपनी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रलाइजेशन। उस फॉर्मेशन, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जहां पे डिसीजंस या फिर पावर्स तीनों लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ पावर डिपेंड करता है उसके पोस्ट के हिसाब से, पावर क्या होता है मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ताकि वो डिसीजंस को ले पाए कुछ प्रॉब्लम आने पे। ठीक है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब फ्योल का कहना है कि कंपनी ना ही फुली सेंट्रलाइज होना चाहिए ना ही डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्योल, ना ही फुली कंपनी सेंट्रलाइज होना चाहिए ना ही डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, बोथ होना चाहिए साथ साथ। ठीक है, बोथ होना चाहिए, मतलब सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। इट मींस कि मैक्सिमम मतलब कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन लेगा, टॉप लेगा, पर जो लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस है उसको मिडिल और लोअर ले सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है, टॉप के ऊपर जो बर्डन रहता है हर एक डिसीजंस को लेने का, छोटे मोटे डिसीजंस भी वो ले रहा है तो बर्डन रहेगा एक तरह से, तो यहाँ बर्डन फ्री हो जाता है। तो इसलिए बोला है फ्योल के हिसाब से कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बोथ होना चाहिए एक कंपनी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आपका, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इसमें क्या बोला गया है कि एक चेन फॉलो करना है। चेन मतलब आपका यहां पे चेन किसका, कमांड का चेन है, मतलब एक सिस्टम होता है। ठीक है, एक चेन होता है कंपनी का कि इस चेन को फॉलो करना है तभी कोई काम हो पाएगा सही से। अगर ये एक डिपार्टमेंट है, ये बॉस बैठा हुआ है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, ABCDEFGHIJ इस टाइप से। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके बहुत सारे मैनेजर बैठे हैं, यहाँ मैनेजर बैठे हैं, ये आपका बॉस है, टॉप लेवल ये वाला है आपका। ठीक है, मतलब अगर आपको मैसेज पहुंचाना है, यहाँ पे क्या है, चेन ऑफ कमांड बोलते हैं इसको, स्केलर चेन को बोलते हैं चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड। तो फ्योल के हिसाब से चेन ऑफ कमांड फॉलो होना चाहिए स्ट्रिक्टली कंपनी के अंदर। अगर आपको ई को बात करना है डायरेक्टली ए से, तो ए को डी से पहले बात करना पड़ेगा, सी से फिर परमिशन लेना पड़ेगा, बी से लेना पड़ेगा, फिर ए से लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि स्कूल में अगर आपको छुट्टी जाना है या फिर ब्रेक मतलब स्कूल से घर जाना है ब्रेक में, या फिर नहीं कर पा रहे क्लास, आप कुछ इमरजेंसी है घर पे, तो आपको जाना है तो आपको पहले क्लास मॉनिटर को देना पड़ेगा एप्लीकेशन, मॉनिटर क्लास टीचर देगा, क्लास टीचर जब वाइस प्रिंसिपल को देगा, वाइस प्रिंसिपल अलाउ करेगी। ठीक है, वो प्रिंसिपल को देंगी लेटर अपना, तब आपको छुट्टी मिलता है। उसके बाद फिर आप वो वॉचमैन को दिखाओगे तो आपको बाहर जाने मिलेगा। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी क्या होता है, एक चेन ऑफ कमांड फॉलो होता है कंपनी में। अगर कोई भी आपको डिसीजंस लेना है तो डिसीजंस ऐसे फॉलो होते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक वे में फॉलो होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोला है, मतलब अकॉर्डिंग टू फ्योल की स्केलर चेन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कंपनी में। ठीक है, ये डिसिप्लिन मेंटेन रखता है, एक सिस्टम मेंटेन रहता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ये इसके मतलब चेन ऑफ कमांड। ठीक है,
तो यहां पे बोला गया है अगर डी को डायरेक्टली बात करना है जी से, ठीक है, डायरेक्टली बात करना है जी से, तो उसको ये पर चेन फॉलो करना पड़ेगा, इतना लंबा चेन फॉलो करना पड़ेगा। तब तक क्या होगा, बहुत ही देर हो चुका होगा, ठीक है, क्या पता कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए। तो अब क्या होता है, तो फेयोल के हिसाब से इसका एक तोड़ निकाला गया है जो कि है गैंग प्लान, ठीक है, क्या है ये, गैंग प्लान। इसके मदद से क्या होता है, तो यहां पे सर्टेन सिचुएशन, इन सर्टेन सिचुएशन या फिर इमरजेंसी के टाइम में फेयोल ने ये भी सजेस्ट किया है कि अगर उस टाइम में इमरजेंसी है तो आप डायरेक्टली किसी भी लेवल से, किसी भी डिपार्टमेंट से आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी डायरेक्टली, ठीक है, मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली। तो यहाँ पे गैंग प्लान का एक सुविधा निकाला गया है विद द हेल्प ऑफ फेयोल, जिसमें डायरेक्टली आप किसी भी लेवल से, किसी भी डिपार्टमेंट से आप बात कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, ये बोल रहा है स्केलर चेन। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब 4 ही बचे हैं, 1 2 3 4 नहीं 5 बचे हैं ना, और मतलब ये 9, हाँ 9th वाला हो गया, 9th प्रिंसिपल हम लोग का हो गया है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना नहीं होता है, ठीक है, ऑर्डर मतलब ये मत लिख देना कि ऑर्डर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर वाला काम यहाँ पे हो चुका है हम लोग का कमांड में, ठीक है, यहाँ पे जो बॉस ऑर्डर देगा वो एक ही एम्प्लॉय को देगा, मतलब एक एम्प्लॉय के ऊपर में एक ही बॉस रहेगा, वहां बोला गया था। यहाँ पे क्या बोला गया, ऑर्डर मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है, यहां क्या बोला है, मैन और मटेरियल की बात कर रहा है, मतलब वो ऑर्डरली अरेंज होने चाहिए। इट मींस कि जहां पे एम्प्लॉय वर्क कर रहा होगा उसके टूल्स या फिर इक्विपमेंट उसके पास होने चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि काम यहाँ पे वर्किंग यहाँ चल रहा है और टूल्स वहां रखे हुए हैं, ठीक है, तो टूल्स और मैन मतलब इजिली अरेंज होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो काम इजिली तरह से हो जाए, एफर्टलेस हो जाए और कम टाइम में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंज करना है किसको, ऑर्डरली मतलब सिस्टमैटिकली अरेंज करना है किसको, मैन को, मटेरियल को, एट वन प्लेस, जहां पे काम चल रहा होगा वहां पे वर्क होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बोला गया है किसमें, ऑर्डर में, ठीक है। जैसे कि सर्विस सेंटर में होता है, सर्विस सेंटर में जब भी हम लोग बाइक को रिपेयर कराते हैं या फिर कार रिपेयर कराते हैं, उसमें क्या होता है कि जो टूल्स होते हैं वो मतलब जो वर्कर होते हैं, जो मैकेनिक है उसके पास ही रहता है टूल्स, या फिर लेके आता है टूल्स को वहां से और तब वहां बैठ के बनाता है। जस्ट लाइक दैट वो भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है ताकि उसको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और बार बार उसको मूवमेंट ना करना पड़े, ताकि टाइम वेस्ट होता है ना उसमें। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वल कल्चर फॉर ऑल, ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का रहे, किसी भी जेंडर रहे, मैटर नहीं करता, आपको इक्वल ट्रीट करना है हर एक एम्प्लॉय के साथ, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी का इतना सिंपल मीनिंग है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। टेन्योर का मतलब क्या होता है, टाइम, मतलब कितना टाइम आप काम कर रहे हो कंपनी में, ठीक है। पर्सनल मतलब एम्प्लॉय, और टेन्योर मतलब कार्यकाल या फिर ड्यूरेशन ऑफ योर वर्क, ठीक है, कितना टाइम इस पोस्ट पे काम किया, कितना टाइम इस पोस्ट पे काम किया। इट मींस मतलब फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं करना है एम्प्लॉयज का, ठीक है, मतलब आज इस पोस्ट पे बैठा है, कल ये काम दे रहे हैं, उसके परसों वो काम दे रहे हैं, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अलग काम दे रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय ना ये काम ठीक से कर पाएगा ना वो काम ठीक से कर पाएगा, ठीक है। मतलब उसको टाइम देना है, प्रॉपर एक टाइम देना है, एक काम को समझने में, उसमें मतलब एफिशिएंसीज आने में, ठीक है, टाइम लगता है, तो उसको समय देना है एम्प्लॉय को, ठीक है, ताकि वो काम को बेस्ट तरीके से कर पाए। तो स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल रखना है किसी भी एम्प्लॉय को, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल मतलब एक काम को, एक एम्प्लॉय को एक पोस्ट पे कुछ समय तक स्टेबल रखना है, ठीक है, ये प्रिंसिपल बोल रहा है। नेक्स्ट क्या है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब मौका देना है, किसको मौका देना है, एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो एम्प्लॉयज को मौका क्यों देना है, ताकि उसको अपनेपन का भाव आए, ठीक है, कि मतलब बॉस भी हम लोग से कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, पूछ के काम कर रहे हैं, या फिर प्लानिंग एंड पॉलिसी जो कंपनी में बन रहा है उसको फॉलो करना पड़ता है एम्प्लॉयज को ही। तो एम्प्लॉयज से अगर पूछ के डिसीजंस लिया जा रहा है ना, तो उसमें एम्प्लॉयज को अपनेपन का भाव आएगा, ठीक है, और मोटिवेशन जगेगा, और वो बेस्ट तरीके से वो काम को बेटर तरीके से करेंगे। चलिए लास्ट क्या है आपको, एस्प्रिट डी क्रॉप्स। एस्प्रिट डी क्रॉप क्या बोलते हैं, डायरेक्टली एकता में बल है। इट मीन्स कि मतलब हम लोग अगर मिल के काम करें तो कोई भी एम इजिली अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपका ये प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स समझ में आ गए होंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें वेरियस प्रिंसिपल्स को आपको एक्सप्लेन करने आएगा, साथ ही साथ केस स्टडीज भी आते हैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ केस स्टडीज में आपको पूछेगा, कोई एक स्टोरी दे देगा, वहां पूछेगा कौन कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, उसके लिए आप पॉइंट्स याद कर लो और समझ लो इसको बस, ठीक है। अंदर याद नहीं करने आपको, ओनली पॉइंट्स याद कर लो और समझ जाओ कि इस प्रिंसिपल अंदर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा,
ठीक है, तो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूंगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में फ्योल का यहाँ पे हो गया है, तो वहां टेलर का प्रिंसिपल्स को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।